नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की आज बैठक होगी। बैठक राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 5 बजे से शुरू होगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू होने की संभावना के बीच ये कैबिनेट बैठक हो रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। पिछली कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के मसले पर सिर्फ चर्चा हो पाई थी। बुधवार को बैठक में इस प्रस्ताव पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। बैठक में मुख्यमंत्री धामी पुलिस ग्रेड पे लोक निर्माण विभाग के संविदा कर्मचारियों और पीआरडी कर्मियों को 300 दिन रोजगार देने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय बता सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों पर कैबिनेट बैठक में मंथन हो सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक को होना है और विधानसभा चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, जो शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होने जा रही है, किन किन मुद्दों पर फैसला हो सकता है? बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है चुनाव से पहले। बिल्कुल, आपको बता दूं, चुनाव से पहले और अपना आचार संहिता लगने से पहले जो है कई दर्जनों मामले जो है उन पे जो है आज जो फैसला लेगी कैबिनेट सरकार जो है। इसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम को होगी, जिसमें कि उत्तराखंड पुलिस पे ग्रेड का मुद्दा भी रखा जाएगा। हो सकता है इसका हल निकालें और पीडब्ल्यू इंजीनियर की जो मांगे हैं उनको भी हो सकता है इसमें जो है कैबिनेट की जो बैठक है इसमें इस मांगों को भी पूरा किया जा सकता है इसमें। और इसमें पीआरडी जवानों को लेकर भी हो सकता है बड़ा फैसला। भूपेंद्र, अगर हम बात करें जिस तरह से चुनाव भी है और उस लिहाज से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। बड़ी घोषणाएं, बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, अगर हम पर सोमवार को नजर डालें, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी रैली की, खुद कोरोना पॉजिटिव थे, तो उसके बाद एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के सामने ये भी है। तो कोरोना को लेकर भी क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, आपको बता दूं, इसमें जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जो वैक्सीन लगा जा रही, इस पे भी फैसला लेगी मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसमें। और इसमें जो 11 बजे लगने वाला लॉकडाउन जो है उस पर भी जो है इसको शायद उस पर घटाया जाए या बढ़ाया जाए, इस टाइमिंग की भी जो है इस पर चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बैठक मानी जा रही है, शाम 5 बजे बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, साथ ही कोरोना को लेकर नए निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में एक 18 साल की लड़की को मुंबई पुलिस ने बुली बाई ऐप की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। बुली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर शेयर कर उन्हें नीलामी के लिए बताया गया था। उत्तराखंड के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। ऐप को सुली डील्स का क्लोन माना जाता है। पिछले साल जिसके आने के बाद विवाद हुआ था। बुली बाई ऐप मामले में मुंबई की साइबर पुलिस द्वारा यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के छात्र विशाल कुमार को पुलिस ने सोमवार को बेंगलुरु से हिरासत में लिया था। इसके बाद मंगलवार को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं आरोपी के वकील ने कहा है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। मामले में लड़की की सटीक भूमिका अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। मुंबई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उसकी कथित भूमिका के बारे में कोई विवरण देने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने लड़की की गिरफ्तारी की पुष्टि की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि राज्य पुलिस उस टीम का हिस्सा नहीं थी जिसने लड़की से पूछताछ की थी। खटीमा के बंधन वेंकट हॉल के प्रांगण में कांग्रेस पार्टी ने बैठक का आयोजन किया। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल 2022 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी को मजबूत करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा 10 जनवरी को SC/ST सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कार्यकर्ताओं से सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपील की, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह
प्रभारी देवेंद्र यादव, एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तथा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत शीर्ष स्तर के नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन को भव्य और सफल बनाने के दृष्टिकोण से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई। वहीं प्रदेश के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष भुवन काबड़ी ने बताया कि यह क्षेत्र SC/ST बाहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी सरकार ने इस क्षेत्र का हमेशा से उपेक्षा की है। क्षेत्र को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। इसलिए 10 जनवरी को हम एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी के संबंध में हमने बैठक की। हम आने वाले 10 जनवरी को खटीमा विधानसभा में SC/ST का एक बड़ा सम्मेलन कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, हमारे पूर्व मंत्री विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी समेत तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत करेंगे। और खटीमा सीमांत क्षेत्र है, अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। इन 5 वर्षों में जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की उपेक्षा करी है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी खाली पुरानी घोषणाओं पर काम हुआ, कुछ नया नहीं हुआ है। और क्षेत्र को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब वर्गों को साथ लेकर चलती है। तो उस संबंध में हम एक बड़ा कार्यक्रम इस विधानसभा में 10 तारीख को करा रहे हैं। उसके तैयारी के संबंध में ये मीटिंग रखी गई है। हम आने वाले 10 धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में गठित SIT टीम की मंगलवार को बैठक नहीं हो सकी। बुधवार को ये बैठक होगी, यानी कि आज ये बैठक होनी है और उसमें वायरल वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विवेचना पुलिस कार्यालय में तैनात निरीक्षक मनीष उपाध्याय करेंगे, जबकि थानों में तैनात 2 दरोगा मनोज नौटियाल और मनोज ममगई विवेचना करने में उनकी मदद करेंगे। खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 3 दिवसीय धर्म संसद की भड़काऊ भाषण वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को आरोपी बनाया गया था। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। मैदानी इलाकों में बारिश जारी है तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। 2 दिन से मौसम में आए इस बदलाव से राज्य में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। 4 धाम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार रात को बर्फबारी हुई। फिलहाल चमोली जनपद की अगर बात करें तो चमोली जनपद में मौसम खराब बना हुआ है। आसमान में घने बादल हैं। यमुनोत्री धाम और आसपास की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। केदारनाथ, द्वितीय केदार मधमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है। और बात सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, अगर आज मौसम खराब की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड के जो मैदानी हिस्से हैं वहां पर बारिश हो रही है। तो वहीं जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी जारी है। लगातार जो 4 धाम है वहां पर भी बर्फ पड़ रही है। बर्फ की सफेद चादर में चारों धाम ढक गए हैं। मंगलवार में भी, मंगलवार रात की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ की तस्वीरें, जहां पर मंगलवार रात को भी बर्फबारी हुई और केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। और ऊपर जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ रही है वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को भी बारिश हुई, बुधवार को भी बारिश हो रही है। और बात सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में लगातार बारिश पड़ रही है। केदारनाथ, द्वितीय केदार मधमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां जमकर बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ की तस्वीरें, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है।
और मौसम खराब होने की वजह से शासन प्रशासन ने भी हिदायतें दी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मसूरी से हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं देहरादून से हमारे संवाददाता आदिल सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात मसूरी की करते हैं और आपको मसूरी लिए चलते हैं। सुनील सोनकर हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, मसूरी में किस तरह का मौसम है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? तो पहाड़ों की रानी मसूरी में कल से लगातार बारिश हो रही है। तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है और जिस तरीके से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार हो रही है, अगर बात करी जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य जगहों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर भी मसूरी में देखने को मिल रहा है। बारिश होने से यहाँ पर तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट है। लोगों को ठिठुरन का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और लोग अलाव और हीटर अन्य जो चीजों का यहाँ पर ठंड से बचने के लिए यहाँ पर उसका साथ ले रहे हैं। और इसी को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रशासन द्वारा भी मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कि जो गरीब और मजदूर तबका है वो उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो मसूरी में रैन बसेरे हैं वहां का अभी भी मसूरी एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया है और क्योंकि जिस हिसाब से तापमान में गिरावट है तो ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। उसको लेकर प्रशासन पूर्व में ही पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पर सुनील, मसूरी में बारिश है, मसूरी से ऊपर की अगर हम बात करें लाल टिब्बा या ऊपर धनौल्टी साइड की, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, अगर धनौल्टी और लाल टिब्बा की बात करी जाए तो जैसे मैंने बताया कि तापमान लगातार गिर रहा है और ऐसे में अभी कुछ देर पहले वहां पर भी बर्फबारी नहीं हो रही है। जी वहां पर बर्फबारी अभी नहीं हो रही है, परंतु जिस तरीके से तापमान गिर रहा है तो ये संभावना जता रही है कि शाम तक यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। और उसी का इंतजार यहाँ पर जो पर्यटक हैं देश विदेश के वो कर रहे हैं कि बर्फबारी हो और उसका यहाँ पर हम लुत्फ उठाएं। वहीं प्रशासन भी बर्फबारी को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जैसे ही मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी की सूचना मिलती है तो पर्यटक भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में यातायात बहुत ज्यादा बाधित होता है। दूसरा, कोरोना का जो ओमिक्रॉन वायरस है वो लगातार दस्तक दे रहा है। जी, उस पर भी चर्चा करेंगे। सुनील, आदिल के पास चलते हैं। आदिल, देहरादून की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता देते देहरादून के जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लगातार बर्फबारी होने की वजह से देहरादून के अंदर जो मौसम के अंदर जो तापमान है उसके अंदर लगातार गिरावट देखी जा रही है। और जो पर्यटन का जो क्षेत्र है आसपास, देहरादून की राजधानी होने के नाते आसपास के पर्यटनों का क्षेत्र भी पड़ता है। लगातार सैलानियों का आना जाना यहाँ पर अब बढ़ता जा रहा है। और देहरादून क्या अभी बारिश हो रही है देहरादून में, आदिल? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देहरादून और आसपास के क्षेत्र जो हमारे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल है लगातार रुक रुक के यहाँ पर बारिश हो रही है। जी आदिल, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि जो देहरादून के आसपास के पर्यटक वाले क्षेत्र हैं, पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी जाती है, उसे लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है? क्योंकि देहरादून भी एक वो द्वार माना जाता है जहां पर उत्तर प्रदेश से या अन्य राज्यों से लोग एंट्री करते हैं, तो वहां पर एंट्री को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पर्यटन का क्षेत्र उत्तराखंड कहलाया जाता है। पूरा प्रदेश जो है वो जो इस टाइम है वो लगातार जो नववर्ष के बाद जो लगातार पर्यटन का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। पर ऊपर बर्फबारी के होने की वजह से जो सैलानी है वो लगातार आ रहे हैं, पर लगातार कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो जितनी भी सीमाएं हैं उन पर लगातार कोरोना की वैक्सीनेशन और कोरोना जांच भी चल रही है। जी चलिए ठीक है। सुनील, अगर हम बात करें मसूरी की, आप जिक्र कर रहे थे कि मसूरी में बर्फबारी के वक्त में जो पर्यटक हैं वो बढ़ जाते हैं और लाजमी भी है, क्योंकि मसूरी पहाड़ों की रानी है और उत्तर प्रदेश और कई राज्य ऐसे हैं जिनके लिए बहुत पास पड़ता है, चाहे दिल्ली के लोग हों, मसूरी जाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर्यटक बढ़ जाते हैं। पहली समस्या जाम की, और दूसरी जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है कोरोना की, तो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक उत्तराखंड में एंट्री करेंगे या मसूरी पहुंचेंगे, उन्हें लेकर क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा है? हर देखिए, जिस तरीके से अभी 31 का यहाँ पर रस था तो उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन और सरकार द्वारा साफ तौर पर गाइडलाइन जारी की गई थी कि जिनको कोरोना वैक्सीन के डबल डोज लगे हैं उनको आने की अनुमति होगी। आरटीपीसीआर जो 72 घंटे पहले की नो कोविड सर्टिफिकेट होगा उनको आने की अनुमति दी जाएगी और बिना इन रिपोर्टों के मसूरी और आसपास के क्षेत्र में कोई भी पर्यटक एंट्री नहीं कर सकता। और इसी को लेकर जो उत्तराखंड का बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर भी लगातार रैंडम चेकिंग चल रही है। वहां पर भी रिपोर्ट जो टेस्ट है वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं, क्योंकि
ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मसूरी में अगर बर्फबारी होती है, क्योंकि मसूरी, धनौल्टी, लाल टिब्बा, परी टिब्बा इन ऐसी क्षेत्र है जहां पर पर्यटक जाना पसंद करते हैं, और ऐसे में बर्फबारी में यातायात एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद यहाँ पर फिसलन एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिससे कि कई हादसे भी यहाँ पर होते हैं। तो पुलिस उसको किस तरीके से रोकेगी, एक तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात, जो ओमिक्रॉन का वायरस है जो लगातार बढ़ रहा है, देहरादून में भी कई केसेस आए हैं, उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दो चुनौतियां सरकार और प्रशासन के पास होगी, और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से तापमान यहाँ गिर रहा है तो देर शाम तक यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील और बहुत बहुत शुक्रिया आदिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी है, तो नीचे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आ रही हैं। वहीं पर्यटकों को लेकर भी प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और तमाम निर्देश जारी किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद स्थित आईसी इलेक्ट्रिकल कंपनी के बाहर कर्मचारियों ने वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कंपनी में काम करने वाले ठेकेदार पुनीत चौहान का आरोप है कि कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के वेतन का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। वहीं कंपनी के डायरेक्टर संजय विश्वकर्मा का कहना है कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण सभी कंपनियों में काम ठप पड़ रहे हैं। हमारी कंपनी रेलवे के लिए काम करती है और इस वक्त उसकी स्थिति भी सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि महज एक दिन पहले ही ठेकेदार को 5,80,000 रुपए की पेमेंट की गई, जिससे कि कर्मचारियों को पेमेंट किया जा सके। डायरेक्टर का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा एक भी पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि 8 लाख रुपए का कुल हिसाब निकला था, जिसमें से 5,80,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है और कंपनी ने कुछ समय की मोहलत मांगी है। बाकी की पेमेंट भी जल्द कर दी जाएगी। संजय विश्वकर्मा इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ मैं बताता हूँ। ये मिस्टर पुनीत कुमार हैं। यार मेरा ख्याल है 8 साल पहले हमारे यहाँ ये इंजीनियर नौकरी करते थे। बाद में इन्होंने अपना काम वाम शुरू किया और हमारे पास आए, हाथ पैर जोड़े कि हमें भी कुछ काम दे दो। उन्हें नौकरी नहीं कर रहा, तो हमने इनको अपना काम दे दिया। ये हमारे यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जॉब करते हैं और इन्हीं के वर्कर्स हैं। देखो, पीछे 2 साल कोविड में सारी कंपनियों की हालत थोड़ी सी फाइनेंशियली ख़राब रही। हमारी कंपनी स्पेशली सिर्फ रेलवे के लिए काम करती है। आपको पता है 2 साल से रेलवेज नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हमने सारे वर्कर्स को ड्यूरिंग कोविड भी सैलरी दी है। एक भी रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। इनके वर्कर्स हैं, इनके वर्कर्स भूखे ना रहें, इसके लिए इनके वर्कर्स को भी हम काम देते रहे। अभी इनका सिर्फ एक इशू है। मेरे फादर इन लॉ साहब की डेथ हुई थी, मैं अभी सुबह पहुंचा हूँ। कल मैंने इनका 580 का पेमेंट कराया, नवंबर की सैलरी ड्यू थी। इनका बिल था करीब 8 लाख रुपए का, जिसमें पीएफ और ईएसआई भी आता है। मैंने कहा वर्कर्स की सैलरी इतनी हो रही, पहले वर्कर्स को सैलरी दे दो। 580 में सारे पैसे ये खा गया, एक पैसा इसने वर्कर्स को सैलरी नहीं दी। मैं बताऊं आपसे, मैं पिछले लगभग 6-7 साल से मेरा काम चल रहा है इंडिया मैन पावर सोल्यूशन। पुनीत चौहान नाम है मेरा, इंडिया मैन पावर सोल्यूशन। पिछले 4 साल से कंपनी की हालत जैसी भी थी, मैं इनकी पूरी मदद कर रहा था। जितना मेरे से हुआ मैंने अपनी तरफ से सैलरी बांटी इनकी। आज की डेट में लगभग 40 लाख रुपए मेरा इस कंपनी पे है। एक मेरी लिमिट थी, मैं उससे ऊपर चला गया, मुझसे नहीं हुआ। तो अभी क्या है, मैं इनकी सैलरी नहीं बांट पाया। मैंने ये ESI PF इनका सबका जमा कर दिया, टाइम से सब कुछ जमा है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं तो जो आपने इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले कुछ आदमियों की लिस्ट बनाई, 23 आदमी कि इन्हें बाहर करना। तो मैंने इनसे कहा जो बाहर कर रहे हैं उनको पेमेंट तो दो। प्रदेश भर में चुनाव आते ही सभी पार्टियां चुनावी कैंपेन में जुड़ रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में काशीपुर नव परिवर्तन पद यात्रा निकालेंगे, जो गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पैगा के सरकारी स्कूल से शुरू होगी। ये पद यात्रा 19 जनवरी तक यानी कि 14 दिन तक चलेगी और पद यात्रा के दौरान श्री बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्ले में घूमकर चौपालों पर बैठक कर जन समस्याओं से रूबरू होंगे। 14 दिनों तक बाली अपने घर नहीं जाएंगे और जहां भी जिस गली मोहल्ले और गांव और शहरी क्षेत्र में उन्हें शाम हो जाएगी, वहीं जनता के बीच वो रात गुजारेंगे। नव परिवर्तन पद यात्रा हम 6 तारीख को सुबह 10 बजे पैगे के सरकारी स्कूल से शुरू करेंगे, जो बहुत बदहाल स्थिति में है। और इसके पीछे ये 14 दिन तक की पदयात्रा है, जिसमें
जहाँ पर भी रात्रि होगी वहीं पर विश्राम होगा और सुबह वहीं से फिर ये शुरू की जाएगी। इसके पीछे का जो कारण है, जो काशीपुर को जिस बदहाल स्थिति में ये भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर पहुंचा दिया है, दोनों की 10-10 साल लगभग सरकारें रही हैं और आज जो काशीपुर के ऊपर जो धब्बा लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको कस्बा कहकर, उस धब्बे को मिटाया जाएगा भविष्य में। जनता अगर आशीर्वाद देकर आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ से चुनती है तो उस समय प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं से जनता को जल्द। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।